अगर मेरा क्यों उसी वक्त ही रियलाइजेशन। 9 इंच वाले एक्सेलरेटर पर अगर आपको एक सीएनजी वाली ऑल्टो खरीदनी है तो आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? चलिए ये जानने के लिए हम लगाते हैं 24-10 रूल। सीएनजी वाली ऑल्टो K10 का ऑन रोड प्राइस है लगभग 6 लाख रुपए। तो रूल का पहला पार्ट है 20, मतलब कम से कम 20% डाउन पेमेंट करनी है, यानी 1,20,000 रुपए। फिर रूल का दूसरा पार्ट है 4, यानी हम जो लोन लेंगे वो सिर्फ 4 साल के लिए मैक्सिमम लोन होगा। तो 4 साल के लिए लोन ले लेते हैं 8% ब्याज पे, तो उसकी EMI बनती है 11,500 रुपए। और रूल का तीसरा पार्ट है 10, यानी गाड़ी की मंथली EMI आपकी सैलरी का मैक्सिमम 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से सिर्फ EMI को ही अफोर्ड करने के लिए आपकी मंथली सैलरी 1,15,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। यानी इस वीडियो को देखने वाले 90% लोगों की औकात एक ऑल्टो खरीदने की भी नहीं है। आप ऐसी रील्स देखते हो और फिर ऐसे ही किसी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर की बातों में आकर माथा पकड़कर बैठ जाते हो और सोचते हो कि यार मैं तो ऑल्टो खरीदने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स ये लोग आपको देते हैं ना, वो मेरे हिसाब से गलत है। इंटरनेट और उस पर मौजूद इंडिविजुअल्स की ना एक बहुत बड़ी कमी है, और वो है ओवर जनरलाइजेशन, यानी हर एक इंसान को सिर्फ एक ही नजरिए से देखना या फिर हर एक सिचुएशन को सिर्फ नंबर्स में बताना। लेकिन हम ह्यूमंस एक सोशल स्पीशीज है, हमारे लिए पैसा सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि कन्वीनियंस, सोशल स्टेटस और रिस्पेक्ट भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फाइनेंस एक्सपर्ट आपको ये कहता है कि आपको किसी XYZ कैलकुलेटर के फॉर्मूला को यूज करते हुए अपनी सेविंग्स के सर्टेन परसेंटेज को ही गाड़ी में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो यार ये तो एक काफी ज्यादा जेनेरिक और ओवर सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन है एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल और एंथुसियास्टिक चीज के लिए। अच्छा आप ही बताओ, आपके लिए कार्स क्या है? एक सिंपली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या फिर अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल जिस पर आपको अभिमान होता है और जो आपकी जिंदगी आसान बनाती है? मेरे ख्याल में आप लोगों ने सेकंड ऑप्शन को चुना होगा, क्योंकि जब मैंने पोल करवाया था तो ज्यादातर लोगों ने इसी ऑप्शन को चुना था। लेकिन इस बात से मैं क्या साबित करना चाह रहा हूँ कि जीने के हैं 4 दिन, जी लो अपनी जिंदगी, उड़ा दो पैसे और अपनी हॉबी के लिए लोन ले लो? नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं कहता हूँ, बल्कि आई ऑलवेज एडवाइस फॉर द कार जो आपके नीड और मन के हिसाब से हो, ना कि दुनिया की वैलिडेशन लेने के हिसाब से। लेकिन फिर भी इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कार लेना अक्सर प्रैक्टिकल से भी ज्यादा एक इमोशनल फैसला होता है, और ऐसे फैसले इन्फ्लुएंसर्स के कोई XYZ वाले फॉर्मूले से नहीं लिए जा सकते। तो अपेरेंटली फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स और ऐसी वेबसाइट्स आपके इमोशन वाले पार्ट को बिल्कुल भी नहीं देखती हैं। लेकिन ये अकेली जगह नहीं है जहाँ पर ये लोग गलत हैं। कई इन्फ्लुएंसर्स ये बोलते हैं कि वो गाड़ी की जगह कैब यूज करते हैं, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि इससे पैसे बचते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर आप कार की जगह कैब यूज करते हैं अपनी डेली कम्यूट के लिए तो आपके कितने पैसे बचते हैं, और जो बच रहे हैं क्या वो जेन्युइनली एक बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट है? मान लीजिए आप मेरी तरह एक टियर 1 सिटी के नागरिक हैं और आप सिटी और थोड़ा बहुत हाईवे पे चलाने के लिए एक गाड़ी पसंद करते हैं जो कि है होंडा सिटी, क्योंकि मेरे पास भी वही है तो मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आप ये गाड़ी लेते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ बेस मॉडल वाली, जिसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 11,82,000 रुपए। इस पर इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन और बाकी चार्जेस और लग जाते हैं, जिसके बाद ये गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ती है 13,48,000 रुपीज की। अब मैं क्योंकि खुद भी होंडा सिटी ओन करता हूँ तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये बोलता है कि ये गाड़ी ना आपको 12 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज सिटी में निकाल के दे सकती है अगर आप तमीज से चलाओ तो। एंड अज्यूमिंग की जो पेट्रोल का प्राइस है वो 97 रुपीज के आसपास है ऑन एन एवरेज पूरे इंडिया के अंदर। ऐसे में अगर मैं अपनी गाड़ी लगभग 10,000 किलोमीटर तक चलाता हूँ तो मेरी जो फ्यूल की कॉस्ट आएगी वो आएगी 80,832 रुपीज, यानी कि तकरीबन 8.8 रुपए पर किलोमीटर की कॉस्ट आ गई यहाँ पर। इसके ऊपर आप इंश्योरेंस लगा लो, अगर आपने गाड़ी लोन पर ली है जैसे कि ज्यादातर लोग लेते हैं तो 8% के आसपास की एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली EMI लगा लो, मेंटेनेंस लगा लो, रिपेयर्स लगा लो। इन सबको मिलाने के बाद आप गाड़ी चला लो 5 साल तक, और उसके बाद अगर आप 40% डेप्रिसिएशन के हिसाब से भी इस गाड़ी को बेचते हो ना, तो भी आपकी जो पर किलोमीटर कॉस्ट ऑफ ओनरशिप होगी ना वो 25 रुपए पर किलोमीटर से लेकर 27 रुपए पर किलोमीटर के आसपास आएगी। वहीं न्यू दिल्ली जहां पर मैं रहता हूं वहां पर उबर, ओला और दूसरी टैक्सीज का अप्रोक्सीमेटली जो प्राइस है वो 20 to 24 रुपीज पर किलोमीटर का है, यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप गाड़ी ना चलाकर कैब से जाते हैं ना तो आपके लगभग 2 से 3 लाख रुपए बचेंगे बस। अब इन्फ्लुएंसर्स आपको ये बोलेंगे कि भैया ये जो आपका पैसा बचा है ना 2.5 लाख 3 लाख रुपए का, आप इसको इन्वेस्ट कर दो। अब यार इन लोगों से ये पूछो कि कन्वीनियंस नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती? अक्सर ये होता है कि आप दूर दराज एरिया में कोई पार्टी अटेंड करने जाते हो, वहां पे आपको कैब नहीं मिलती है, पीक आवर्स में आपको सर्च चार्ज देना पड़ता है, और अगर आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना है तो आपको पता होगा कि कैब जो होती है ना वो कितनी ज्यादा महंगी पड़ती है कार के मुकाबले, और हर बार आपको एक अलग इंसान के साथ गाड़ी में बैठना पड़ता है एंड यू डोंट नो कि वो कैब ड्राइवर कैसा है। अच्छा, अब ये तो सिर्फ एक थ्योरी थी इनकी। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स अक्सर लोगों को ये भी सलाह देते हैं कि आप अभी गाड़ी मत लो, जो कार आप लेने वाले हो ना उसके लिए पैसा इन्वेस्ट कर दो और उस पर से जो इंटरेस्ट जमा होता जाएगा ना उससे गाड़ी आप बाद में लेना, इससे आपका सारा का सारा पैसा ही बच जाएगा और आपके लिए नई गाड़ी भी आ जाएगी। तो बॉस इसके अंदर एक बात तो यह है कि अगर किसी को नई गाड़ी की जरूरत आज है तो क्या वो अगले 4-5 साल तक वेट करेगा?
उसका काम कैसे चलेगा तब तक। और मान लो किसी को अभी गाड़ी की नीड नहीं है और वो वेट भी कर सकता है, तब भी इसके अंदर गाड़ी की एप्रिसिएशन कॉस्ट भी तो जोड़नी पड़ेगी। इंडिया में कार्स का एवरेज सेलिंग प्राइस पिछले 5 सालों में लगभग 50% तक बढ़ चुका है, क्योंकि इमिशन नॉर्म्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, सेफ्टी नॉर्म्स बहुत ज्यादा आ गए हैं और लेबर्स और मटेरियल वगैरह की जो कॉस्ट है ना वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इसीलिए गाड़ी के रिटेल प्राइस में बहुत ही ज्यादा एप्रिसिएशन लगातार होता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2017 में लॉन्च हुई टाटा नेक्सॉन का बेस मॉडल का प्राइस लगभग 5,85,000 रुपए के आसपास हुआ करता था, लेकिन आज उसी टाटा नेक्सॉन के बेस मॉडल का प्राइस 8 लाख रुपए एक्स शोरूम से चालू होता है, यानी कि लगभग 36.75% का इंक्रीज आ गया है। और ऐसे ही कई और भी गाड़ियां हैं जिनके प्राइसेस बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। अब आप रुक तो सकते हो सकता है आप इंटरेस्ट भी कमा लो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप 4-5 साल बाद भी इतना पैसा बचा पाओगे कि आप पूरी तरीके से एक गाड़ी फ्री में उठा लो, क्योंकि जिस स्पीड से गाड़ियों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं ना, उससे तो मुझे नहीं लगता कि ये तरीका भी कामयाब हो पाएगा। तो अब मैंने फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की कुछ बेसिक गलतियां तो बता दी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पूरी तरीके से गलत है, पर मेरा मानना यह है कि उनका तरीका थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं है। मेरा मानना है कि अगर आपका गाड़ी लेने का मूड है तो आपको गाड़ी लेनी चाहिए, लेकिन कौन सी लेनी है, नई लेनी है कि पुरानी लेनी है, ये सब कुछ आपकी जेब पर निर्भर करता है। आपके अराउंड जो खर्चे हैं, आपकी फैमिली के जो खर्चे हैं, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये सब कुछ ऐसी छोटी मोटी चीजों पर डिपेंड करता है। और अगर आपको लगता है कि हाँ यार मेरी जेब में इतना पैसा है कि मैं नई गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ आराम से, तो आप जरूर नई गाड़ी लीजिए। और खासकर उन लोगों को नई गाड़ी पे ज्यादा जाना चाहिए जिनकी ड्राइविंग बहुत ज्यादा है, यानी कि जो रोज कम्यूट करते हैं और पूरी तरीके से गाड़ी पर डिपेंडेंट है। क्योंकि क्या है कि जिनको रोज ही गाड़ी चलानी है और अगर वो यूज कार लेते हैं ना, तो हो सकता है कि उनकी कार के अंदर थोड़े से फ्रीक्वेंट खर्चे आ जाए, पर वो भी ब्रांड टू ब्रांड और कार की कंडीशन पे डिपेंड करता है। पर फिर भी अगर आप नई गाड़ी लेने जा रहे हो तो ये जरूर याद रखना है कि समाज की वैलिडेशन के लिए गाड़ी नहीं लेनी है। जो गाड़ी खुद को सच में पसंद आ रही हो ना, और जो आपकी पॉकेट अलाउ कर रही हो, बस वही गाड़ी लेनी है। क्योंकि इंडिया के अंदर दूसरों की देखा देखी लोग बहुत ही ज्यादा महंगी गाड़ियां लेने लगे हैं, जिसकी वजह से इंडिया में कार लोन डिफॉल्ट बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। एंड एज ऑफ 2023 इंडिया टोटल ऑटो लोन्स के मामले में 5.9 लाख करोड़ पर आ खड़ा हुआ है। और कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का कहना है कि इंडियन बैंक्स डिफॉल्ट के हाई रिस्क पर हैं, ऐसे ही लोन्स की वजह से। ग्रोइंग एसयूवी ट्रेंड्स और प्रीमियम मॉडल्स खरीदने के चक्कर में इंडियन कंज्यूमर्स डिफॉल्ट के रिस्क पर पहुंच रहे हैं। इसीलिए नई कार लेते वक्त मेरी बात को ध्यान में रखना, और अगर ऐसा लगे कि भाई नई गाड़ी लेने का बजट नहीं है तो आप सेकंड हैंड ले लो। मैंने भी अपनी होंडा सिटी यूज्ड ही ली थी, दैट टू अंडर 5 लाख रुपीस। अब यूज्ड कार्स को लोग अक्सर 2 रीजन की वजह से नहीं लेते हैं। एक तो ये है कि अक्सर लोगों को डर होता है कि कहीं कोई उनके साथ धोखा ना कर दे, यानी कि उल्टी सीधी गाड़ी ना बेच दे उनको। और दूसरा जुड़ा होता है उनके स्टेटस से कि भाई यूज्ड कार लेंगे तो दुनिया हमें नीची नजरों से देखेगी। अब अगर आप दूसरी कैटेगरी में फॉल करते हो ना, तो आपको थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। जस्ट डोंट केयर आपके आसपास के लोग क्या बोलते हैं। 4 दिन ही अच्छा लगता है ये दिखावा, उसके बाद लगता है कि काश मेरे सर पे ये EMI का बोझ ना होता। इसके अलावा अगर आप पहली कैटेगरी में फॉल करते हो, यानी कि आपको यूज्ड कार लेने के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, तो आप बड़े यूज्ड कार एग्रीगेटर से अपनी गाड़ी ले सकते हैं, यानी कि स्पिनी और कार24 इस टाइप की वेबसाइट से। लेकिन आपको यहाँ पे जो गाड़ी मिलेगी ना, उसका प्राइस OLX पे मिलने वाली गाड़ियों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होगा। जैसे मैंने अपनी होंडा सिटी OLX के थ्रू ही खरीदी थी और ये मुझे 5 लाख से अंदर की पड़ गई थी। लेकिन स्पिनी और कार24 पे सेम मॉडल की गाड़ी 1.5 से 2 लाख रुपए महंगी मिल रही थी। पर इन तरीके के बड़े यूज्ड कार एग्रीगेटर्स का ना अपना एक फायदा होता है, और वो ये कि ये ना एक बहुत तगड़ी चेकलिस्ट के थ्रू अपनी गाड़ियां खरीदते हैं और आपको गाड़ी पर वारंटी भी देते हैं। तो जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उनके लिए ठीक ठाक ऑप्शन है मेरे हिसाब से। बाकी कई बार क्या होता है कि हमें ये नहीं पता होता है कि हमें कौन सा मॉडल लेना चाहिए या फिर कौन से पर्टिकुलर ब्रांड की गाड़ी यूज वाली उठानी चाहिए। तो उसके लिए मैं अपनी एक सीरीज ला रहा हूँ वीडियोस की, जिसमें मैं बताऊंगा टॉप 10 कार्स जो आप ले सकते हो इंडिया के अंदर। इसके अंदर 2 वीडियोस आएंगी 2 पर्टिकुलर प्राइस टैग को टारगेट करते हुए, तो जरूर देखना वो वीडियोस जब आएंगी। ठीक है, चलो अब हम वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं। तो यार इस वीडियो के थ्रू बस मेरा कहने का मतलब ये था कि किसी भी XYZ फॉर्मूला को देखते हुए आप डिप्रेस ना हो, और ना ही दूसरों को देखते हुए अपने लिए नई गाड़ी खरीदो। नई गाड़ी ले लो तो अपनी पॉकेट को बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हुए लो, और वही गाड़ी लो जो आपको सच में पसंद आ रही है। बाकी आप यूज कार ले ही सकते हो। कोई भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर आपको यूज कार लेने के लिए नहीं बोलता, मुझे नहीं पता क्यों नहीं बोलता, लेकिन आपके लिए यूज कार बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। अनलाइक USA जहाँ पर यूज कार मार्केट बहुत ज्यादा बढ़िया है, इंडिया के अंदर यूज कार्स जो है ना वो बहुत ज्यादा अंडररेटेड रही है एक बहुत लंबे समय तक। लेकिन पिछले कुछ टाइम से इंडिया के अंदर यूज कार मार्केट बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो हो रही है, और मेरे हिसाब से अपनी जिंदगी के अंदर कोई फॉर्मूला लगाने के बजाय आपको यूज कार ज्यादा कंसीडर करनी चाहिए, वो ज्यादा बेटर है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय भी रखो कि आपको क्या लगता है किस तरीके की कार खरीदना ज्यादा अच्छा रहता है और क्या क्या चीजें सोचनी चाहिए नई